गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने इस चैप्टर को कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, जो कि है अपने पास ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का जो टॉपिक चल रहा था अपने पास स्टार्ट करना है, वो है ठोसों के चुंबकीय गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे चुंबकीय गुणों को प्रभावित करता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है और ये क्या करता है कि अपने चक्रण के कारण अपने चक्रण के कारण अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। क्या बना लेता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, सिंपल सी बात है। क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है, किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा कि उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्षेत्र उत्पन्न होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जो अपने चारों तरफ घूमने से, चक्रण करने से क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिससे किसी पदार्थ में क्या आ जाते हैं, चुंबकीय गुण आ जाते हैं। क्लियर? अगर अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या होते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, चुंबकीय गुण आते हैं। सेकंड पॉइंट, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? ये अपने पास क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए ठोसों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगर उनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। क्लियर? अब चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं वो अपने को डिस्कस करना है। पहला है अपने पास अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? अणुचुंबकीय पदार्थ। तो इसमें सिंपल सी परिभाषा है कि वे ठोस, अणुचुंबकीय ठोस, वे ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अणुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। अणुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं, अणुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है अपने पास, ये अपने पास कोई तत्व के कक्षक हैं
और उनमें अगर अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास? अणुचुंबकीय ठोस कहलाएंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट अपने पास वो है अपने पास अणुचुंबकीय के बाद एक तो आते हैं अपने पास अणुचुंबकीय, एक आते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, सॉरी। ठीक है, वे ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने पास कोई कक्षक है और अपने पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे क्या हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सारे एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे ठोस जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अणुचुंबकीय और नहीं पाए जाते वो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। तीसरा जो ठोस आता है अपने पास वो है लोह चुंबकीय, या इसे बोलते हैं फेरो चुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसे अपने सिंपल वे में लिख भी लेते हैं। क्लियर? लोह चुंबकीय ठोसों में क्या लिखना है? वे ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इसमें एक बात याद रखनी है, वो बात ये मैं लिख देता हूं कि इन ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से रह जाता है। चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से रह जाता है, सिंपल है। तो ऐसे ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं अपने पास बच्चों? फेरो चुंबकीय या लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके उदाहरण है अपने पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये क्या होते हैं? फेरो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में कि ऐसा क्या कारण है कि फेरो चुंबकीय या लोहे चुंबकीय पदार्थों को जैसे अपने चुंबकीय वातावरण में रखेंगे तो उनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से रह जाता है। तो इसका अपने लिखेंगे कारण डाल के पॉइंट। तो कारण क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबकत्व का क्या कारण है? बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कि लोहे चुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबकत्व का क्या कारण है। तो सिंपल सी बात है, लोहे चुंबकीय पदार्थों में अपने एक दो डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। एक डायग्राम है वो है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्लियर। जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है तो अयगमित इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे बिखरे रहेंगे इधर उधर, क्लियर। और ये क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अलग चुंबकीय क्षेत्र होता है, कुछ पता नहीं होता। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक चुंबकीय क्षेत्र से दर्शाते हैं और इन्हें बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन। परंतु जैसे ही मैं चुंबकीय क्षेत्र लगाऊंगा तो सभी एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। मान लो कुछ कीले मैंने वहाँ डाल दी, तो मैं यहाँ पर चुंबक लगाऊंगा तो कीले सारे कहाँ जाएंगे? इधर की तरफ। और उधर वाली डायरेक्शन में लगाऊंगा तो उधर की तरफ जाएगी। तो दूसरा डायग्राम बनाते हैं, वो है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। और मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है यहाँ पर, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ व्यवस्थित हो जाएंगे? इधर की तरफ, ठीक है। यह है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे अपने, ठीक है। लोहे चुंबकीय ठोसों में, लोहे चुंबकीय ठोसों में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें डोमेन कहते हैं। डोमेन का अलग से चुंबकीय क्षेत्र होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? जिन्हें डोमेन कहते हैं, ठीक है। जब इन पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जब इन पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो ये एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और इनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से रह जाता है, है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा आंसर है, आपको नोट करना है। अब चौथा नंबर जो ठोस आता है वो है अपने पास फेरी चुंबकीय ठोस। फेरी चुंबकीय ठोस, क्लियर है। ये ऐसे ठोस होते हैं जिसमें अयगमित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में आते हैं, ठीक है। पावर तो बहुत होती है पर क्या होता है, पावर शो नहीं कर पाते।
इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, पर जो इनका चुंबकीय गुण आना चाहिए था वो नहीं आता, उससे कम आता है। कैसे? इस प्रकार के ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, परंतु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिससे इनका परिणामी यानी परिणामी चुंबकीय गुण कम आता है। कैसे? देख लेते हैं अपने एक डायग्राम से। ये अपने पास क्या है, एक ठोस के अपने पास क्या है, कक्षक हैं। एक ऐसे व्यवस्थित हो गया, एक ऐसे, तो एक दूसरे को गुण को क्या कर देंगे, काट देंगे, प्रभाव को कम कर देंगे। ये एक ऐसे व्यवस्थित हो गया और एक ऐसे व्यवस्थित हो गया, ये इसको प्रभाव को हटा देगा और ये इसके प्रभाव को हटा देगा। क्लियर? और लास्ट में एक बच गया और ये क्या करेगा, अपने चुंबकीय गुण को दर्शाएगा। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बहुत संख्या में है, परंतु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनका जो परिणामी चुंबकीय गुण आता है वो कम आता है। क्लियर बच्चों? अब अपने पास जो पॉइंट है वो है 5वां नंबर, ठोस प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ या ठोस बोलते अपने, ठोस ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ठोस ही पढ़ रहे हैं अपने, ठोस। इसमें भी वही बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में होते हैं, परंतु इनका परिणामी जो चुंबकीय गुण आता है वो आता है 0। देखते हैं, ऐसे व्यवस्थित होते हैं। इसमें देखो, ये ठोस के कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, 1 2 1 2, तो एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। क्लियर? तो लिख देते हैं, इस प्रकार के ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, परंतु ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे इनका परिणामी चुंबकीय गुण 0 आता है। तो ये तो थे बच्चों ठोसों के चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार, 5 प्रकार थे। अब अपने पढ़ते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व। क्या पढ़ें? एकक कोष्ठिका का घनत्व। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं इससे, पर बहुत ही आसान है ये, का घनत्व। अब घनत्व को किससे दर्शाते हैं बच्चों? डी से। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं डी बराबर m/v। आप सभी को पता होगा ये क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है।
क्लियर। अब घनत्व का फॉर्मूला निकालना है तो अपने को ये सिर्फ पता रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बाकी तो आपको सिर्फ वैल्यू ही इसमें रखनी होती है। तो फॉर्मूला अपने एकदम सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं किसी पदार्थ के अणुभार में कण होते हैं। आपको पता है किसी पदार्थ के अणुभार में कितने कण होते हैं? कितने कण होते हैं एवोगाद्रो नंबर के अनुसार, और वो कितने होते हैं? Na कण। Na कण, क्लियर। और Na कण का भार कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? पता चल गया? तो बताओ एक कण का भार कितना होगा? तो एक कण का भार, एक कण का भार कितना होगा? m/Na। क्लियर। अब आपको पता है कि अपने पास एकक कोशिकाएं बहुत सारी होती है। SCC है, BCC है, FCC है, ECC है, और भी बहुत सारी होती है, और उनमें कणों की संख्या अलग अलग होती है। अब अपने मान ले अपने पास Z कण है, क्लियर। तो फिर क्या होगा? यदि एकक कोशिका में Z कण हो तो Z कणों का भार बराबर में क्या हो जाएगा? Z इंटू एक से एक के भार से गुणा कर देंगे, Z इंटू mNa। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। तो नेक्स्ट, अब देखो आपको आ गया भार, आ गया m क्या मान आ गया अपने पास, ठीक है। और आयतन कितना होता है एकक कोशिका का? नेक्स्ट पॉइंट, एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका एक घन होता है, और एकक कोशिका का आयतन क्या होता है? आयतन यानी V, वो होता है अपने पास AQ। याद है? ठीक है। तो घनत्व वाले फॉर्मूले में मान रख देंगे D बराबर में, अच्छा m का मान क्या है? Z इंटू mNa। तो Z इंटू m/Na, और नीचे क्या आ जाएगा? V इंटू AQ। ये आ गया अपने पास घनत्व निकालने का सूत्र, ठीक है। Z अपने पास क्या है? कणों की संख्या। FCC है तो 4 रख देंगे, BCC है तो 2 रख देंगे। m क्या अपने पास? द्रव्यमान, वो अपने को एग्जाम में दिया होगा। Na क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और A है अपने पास किसका? घन का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, और D क्या अपने पास? एकक कोशिका का घनत्व। इस तरह से अपने जो भी अपने पास क्वेश्चन होगा उसमें आसानी से इसकी वैल्यू रख के पुट करके और इसे अपने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से ये। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो है अपने पास एकक कोशिका के पैरामीटर। एकक कोशिका के पैरामीटर, क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो एकक कोशिका के पैरामीटर करेंगे। एकक कोशिका के पैरामीटर, एकक कोशिका के पैरामीटर। पैरामीटर से क्या पता चलता है? पैरामीटर से अपने को ये पता चलता है किसी एकक कोशिका की कौन कौन से एंगल है और कौन कौन से लेंथ्स हैं, जिससे कि उसकी साइज या उसकी स्ट्रक्चर निर्धारित होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो एकक कोशिका में 3 पैरामीटर होते हैं लंबाई के, ठीक है।
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसे मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। क्लियर? और 3 पैरामीटर होते हैं एंगल के। अल्फा, ए को नाम दे देता हूं बीटा, और ए को नाम दे देता हूं मैं गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। तो एकक कोष्ठिका में कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर किसके होते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के होते हैं, जिसे ए, बी, सी से दर्शाते हैं। और 3 पैरामीटर किसके होते हैं? कोण के होते हैं। कोण के पैरामीटर होते हैं, जिसे अपने दिखाते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। क्लियर? एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर, ठीक है, पैरामीटर के आधार पर मीटर के आधार पर यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका के प्रकार, सेल के प्रकार। अब इसमें क्या होता है, अपने को फालतू चीज़ नहीं पढ़नी, ना ज़्यादा अपने को टाइम वेस्ट करना। तो मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उसे ही पढ़ना है आपको। क्लियर बच्चों? और टेबल को अपने बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो टेबल ये है, यहाँ पर ये क्रिस्टल समुदाय हैं। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है घनीय। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं वो नोट कर दूंगा। घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि जिसमें तीनों एंगल बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो। ये अपने पास एक घन है, और घन में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई तीनों क्या हो बराबर हो। और सभी में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो याद रखना, इस टेबल में अपने को सिर्फ ध्यान क्या रखना है, एंगल और उसके बीच का कोण, और कुछ अपने को कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें का क्या क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है कि घनीय जो एकक कोष्ठिका होती है, सबसे सममित निकाय होता है, सबसे सममित निकाय होता है, या सबसे सममित एकक कोष्ठिका होती है, क्रिस्टल समुदाय होता है। ये क्वेश्चन आता है। क्लियर? एंगल पूछ लेता है। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसमें क्या होता है, दो भुजाएं तो समान होती है। दो भुजाएं कैसे समान, ये अपने ऐसे बना देते हैं, ये। ठीक है बच्चों? अब देखो इसमें क्या है कि दो भुजाएं तो ये लंबाई और चौड़ाई की समान है, और ऊंचाई वाली भुजाएं क्या है, अलग हो गई हैं। क्लियर? और एंगल सभी में सेम रहता है। एग्जाम्पल याद रखना है, घनीय में KCl NaCl किसका एग्जाम्पल है, घनीय समुदाय का। और SnO2 TiO2 किसका एग्जाम्पल है, चतुष्फलकीय समुदाय का। विषम लंबाक्ष जो क्रिस्टल समुदाय होता है वो एक माचिस के जैसे होता है। माचिस में क्या होता है कि आपके पास माचिस पड़ी है ये, और माचिस में क्या है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, यानी तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग, परंतु एंगल सभी में क्या है, 90 डिग्री का होता है। सिंपल। और इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, KNO3 BaSO4। षटकोणीय सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय का में एंगल कितना होता है, एंगल षटकोणीय में क्या होता है, आपको एक षटकोण बनाना है ऐसे, ठीक है, और षटकोण बना के मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब षटकोणीय समुदाय में क्या होता है, अल्फा बीटा कोण ही देखना है। अल्फा बीटा 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का है,
ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। और 120 डिग्री वाला कोण होता है ये वाला बच्चों, 120 डिग्री का कोण ये वाला होता है। त्रिकोणीय समुदाय में भुजाएं क्या होती है, तीनों बराबर होती है, परंतु कोई भी एंगल समान नहीं होता। ए अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एकंताक्ष, एकंताक्ष में क्या होता है कि एक एंगल क्या होता है, अलग होता है। एकंताक्ष यानी एकंतक्ष, ठीक है, एक है अक्ष जिसका, ठीक है, जिसमें एक अक्ष क्या होता है, एंगल डिफरेंट होता है। क्लियर। त्रिकोणीय में तीनों कोणे टेढ़े मेढ़े यानी तीनों एंगल अलग होते हैं। त्रिंताक्ष, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि सबसे असममित निकाय है, सबसे असममित निकाय यानी अपने एक बक्साले घन ले उसे ऐसे मरोड़ के या झंझोड़ के अपने छोड़ दें, तो क्या उसमें तीनों भुजाएं तो भी समान नहीं रहेगी और तीनों एंगल भी क्या होंगे, समान नहीं रहेंगे। इस प्रकार से जो क्रिस्टल बनता है, समुदाय बनता है, वो क्या कहलाता है, त्रिंताक्ष क्रिस्टल समुदाय कहलाता है। क्लियर बच्चों। तो ये सबसे असममित निकाय हैं। क्या है, असममित निकाय है जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती। तो आज के लिए अपना सॉलिड स्टेट कंप्लीट है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डालेंगे, अपने तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से, और फिर अपने कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कल अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहज संयोजक यौगिक करें या डी या एफ ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।